दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों ऑफिशियली प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा किया गया एनालिसिस आप सबको पसंद आते होंगे और मेरी फिर से विनती है, इसे आप शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और चूँकि मेरा ये चैनल राष्ट्रवादी चैनल है तो मैं आशा करता हूँ कि आप अपने साथ आप खुद तो जुड़ें और अपने साथ 4-5 जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनको भी इस चैनल के साथ जोड़ें। तो दोस्तों आज मेरी चर्चा का विषय है मोदी जी का कनेक्ट। मोदी जी कैसे आम जन से, आम लोगों से, सामान्य वर्ग से किस तरह अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं और इस कनेक्शन के लिए वो अपने तरफ से पूरी कोशिश करते रहते हैं। जैसे कोई बच्चा एग्ज़ाम देता है, कोई मेधावी बच्चा परीक्षा में बैठता है, वो परीक्षा उसका पेपर 20 मिनट पहले ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो ये नहीं कि ख़त्म हो गया पेपर दिया और चले, ऐसा नहीं है। वो अगला 20 मिनट उसको रिवाइज़ करते रहता है और पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़, कॉमा, फुल स्टॉप, सारा चीज़ वो चेक करते रहता है, कहीं कुछ गलती तो नहीं है जिसके कारण मेरा मार्क तो नहीं कट जाएगा। तो मोदी जी उसी मेधावी छात्र की तरह है। अभी 6 चरण के चुनाव निकल चुके हैं, एक चरण का बाकी है। एक चरण में बाकी जो लोकसभा चुनाव क्षेत्र में जो चुनाव होंगे, इसके अलावा भी वो उनको जहाँ प्रचार करने जाना है वो तो जाएंगे ही, जो उनका प्रोग्राम बना है वो अपना करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी वो जिस हिसाब से इंटरव्यू दिया है इस चुनाव के दरमियान, ये जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है इस दरमियान उन्होंने जिस तरह से इंटरव्यू दिया है, एक एक दिन में 2-2 इंटरव्यू, 3-3 इंटरव्यू उन्होंने दिया है और अभी भी दे रहे हैं। ये नहीं कि 6 चरण का चुनाव निकल गया, हाथी तो निकल गया, पूंछ बचा है तो अब इंटरव्यू देना कम कर दें, वैसा नहीं है। अभी भी उनका जो लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का जो सिलसिला उनको जो इंटरव्यू के द्वारा वो जारी शुरू किए थे, जैसे मोटा मोटी हर चैनल में उन्होंने इंटरव्यू दिया, हर चैनल को, पत्रकारों को, एक एक चैनल के 2-2 पत्रकारों को बुला के इंटरव्यू दिया। कहीं कहीं तो वो पूरा इंटरव्यू बोर्ड लेके बैठ गए। TV9 भारतवर्ष के साथ उनका जो इंटरव्यू था उसमें 5 जन बैठे हुए थे। चूँकि TV9 लोकल लैंग्वेजेस में भी है, तेलुगु में है, बांग्ला में है और हिंदी में तो है ही, इसके अलावा और भी साउथ के 1-2 लैंग्वेज में है। तो उन सारे चैनल के जो एडिटर हैं उन सबको बुला के मोदी जी इंटरव्यू दिए। उसी हिसाब से दूरदर्शन को इंटरव्यू दिया उन्होंने, उसी हिसाब से एक थाती टीवी है वहाँ पे इंटरव्यू दिया, उसी हिसाब से उड़ीसा का एक चैनल है OTV, वहाँ भी इंटरव्यू दिया। तो इस तरह से वो करीब 70-72 इंटरव्यू इस चुनाव के दरमियान दे चुके हैं। और जहाँ भी समय मिलता है, कोई भी पत्रकार कभी किसी समय अपना कहीं व्यक्त किया होगा कि मुझे अगर प्रधानमंत्री का इंटरव्यू मिल जाए तो मैं निहाल हो जाऊं, तो वो उसकी सूचना मोदी जी तक पहुंची है और मोदी जी ने उस पत्रकार को बुलाकर इंटरव्यू दिया है। अब पटना जब चुनाव प्रचार के दौरान गए थे तो पटना राजभवन में रुके थे रात भर। उसी दिन, उसके अगले दिन सवेरे सवेरे 8 बजे से उन्होंने 3-4 पत्रकार को बुला दिया, मतलब टीवी के पत्रकारों को बुलाया और हर पत्रकार को अलग अलग इंटरव्यू दिया उन्होंने, जिसमें इंडिया टीवी के भी पत्रकार थे और आज तक के भी पत्रकार थे। तो जैसे मेधावी छात्र जो होता है लास्ट मोमेंट तक अपना रिवीजन वो करते रहता है, अपना जो पेपर है उसको पूरा ठीक से देखते रहता है, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है। तो उसी हिसाब से मोदी जी अभी भी उनका इंटरव्यू का सिलसिला चल रहा है। आज सवेरे ही उन्होंने ANI के एक पत्रकार को बुला लिया, घर पर अपना PM आवास पे बुला लिया और वहाँ पे उनको इंटरव्यू दे दिया। वो पत्रकार तो निहाल हो गया। वो पत्रकार तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझको बुलावा आ जाएगा। ANI के इंटरव्यू जनरली स्मिता प्रकाश लेती है और किसी पत्रकार को बुला लेना, वो पत्रकार तो निहाल हो गया। तो उस पत्रकार ने मोदी जी के आवास पे गए और वहाँ पे उन्होंने इंटरव्यू दिया और काफ़ी शानदार इंटरव्यू रहा। अपना जो नैरेटिव का, अच्छा चूँकि ANI का पत्रकार को इंटरव्यू दे रहे हैं तो ANI का इंटरव्यू हर चैनल चलाएगा। जैसे अगर आज तक का
इंटरव्यू TV9 वाला नहीं चलाएगा, TV9 वाला इंटरव्यू टाइम्स ऑफ इंडिया वाला नहीं चलाएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया वाला का इंटरव्यू आपका ये नहीं चलाएगा, NDTV नहीं चलाएगा। लेकिन ANI का जो इंटरव्यू होगा उसको हर चैनल चलाएगा, क्योंकि उसकी जो फीड होती है हर चैनल को बांटी जाती है और ANI की न्यूज़ काफ़ी ऑथेंटिसिटी रहती है। इसलिए ANI के जो रिपोर्ट्स आते हैं उसको कोई चैनल इग्नोर नहीं करता है। तो अब इनका इंटरव्यू आज हर चैनल में आ रहा है एक पत्रकार के साथ में, और चूँकि वही पुरानी बात सब वो दोहराए हैं और फिर से उन्होंने कहा है कि बंगाल में ममता बनर्जी ने पाप किया है। जैसे हम पे आरोप, मोदी जी का कहना है कि हम पे आरोप लगाया जाता है कि अगर मैं तीसरी दफ़ा आ जाऊंगा तो संविधान बदल दूंगा, लेकिन इन लोगों ने तो संविधान ऑलरेडी बदल के रखा हुआ है। जैसे उन्होंने ममता बनर्जी का उदाहरण दिया, 2010 से जिस हिसाब से SC ST और OBC का जो आरक्षण का कोटा है उसमें मुसलमानों को घुसा दिया गया। तो इससे क्या हुआ है कि SC ST और OBC का जो हक है मुसलमानों के द्वारा मार लिया गया उस राज्य में। तो यही काम कर्नाटक भी कर रहा है, यही काम तेलंगाना भी कर रहा है। तो ये तो ऑलरेडी संविधान बदल के काम कर रहे हैं। मोदी जी का कहना है कि संविधान बदलने का काम तो कांग्रेसियों ने किया है, इमरजेंसी लगाया, कांग्रेसियों ने लगाया, संविधान बदल कर लगाया। साहबानों का केस आया, उसमें कांग्रेसियों ने संविधान को बदल के साहबानों वाले केस को पलट दिया। तो संविधान बदलने का काम तो इन लोगों ने किया है। और ये जो आरोप हम पे लगाते हैं कि हम संविधान बदल देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनका कहने का है। और उन्होंने फिर से क्लेम किया कि वेस्ट बंगाल में हमारी सीटों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है। और फिर उनका और एक क्लेम उड़ीसा पे आया। अब उड़ीसा पे उनका क्लेम काफ़ी आशावादी क्लेम है, मेरा मानना है। जिस हिसाब से मोदी जी कह रहे हैं कि 10 जून को हमारा मुख्यमंत्री उड़ीसा के गद्दी पे बैठेगा। चूँकि मैं उड़ीसा में रहता हूँ तो मुझे ये नहीं लगता कि बीजेपी वहाँ पे सरकार पे आ पाएगी। हाँ, लोकसभा में बीजेपी नंबर 1 पार्टी रहेगी, और लेकिन विधानसभा में बीजेडी का बहुमत रहेगा ही, क्योंकि नवीन सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है। और लेकिन मोदी जी कह रहे हैं तो उनको इंटेलिजेंस का कुछ रिपोर्ट्स वगैरह वैसे मिला होगा, हो सकता है उसी आधार पे कह रहे होंगे। मोदी जी की जो अपेक्षाएं हैं उसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चूँकि मोदी जी कह रहे हैं, एक देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि हमारी सरकार इस राज्य में बनने वाली है, तो इसको इग्नोर भी करना मुश्किल है। लेकिन अपना जो आकलन है, हमारा जो आकलन है एक निष्पक्ष के हिसाब से, कि सरकार तो नवीन पटनायक के ही बनेगी। और लेकिन फ़िलहाल अब देखना है क्या होता है। ये काफ़ी मोदी जी ने धर्म संकट में डाल दिया है लोगों को यहाँ पे उड़ीसा में भी, कि कैसे क्लेम कर रहे हैं मोदी जी की सरकार भाजपा की बन रही है। तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा, या तो मोदी जी सही होते हैं या मेरा आकलन सही होता है। तो और उड़ीसा पे और भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही कि उड़ीसा इतना खनिज संपदा से भरपूर राज्य होने के बाद भी उड़ीसा गरीब है, और उड़ीसा का जिस हिसाब से विकास होना चाहिए, उड़ीसा में पोटेंशियल काफ़ी है, उड़ीसा में पोटेंशियल काफ़ी है, और जिस हिसाब से इसका विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया। और जिस हिसाब से उड़ीसा के लोग जाके विदेशों में हो या देश के अन्य कोने में उच्च पदों पे स्थापित हैं, आज मोदी जी के टीम में जो अफसरों की संख्या है वो उड़ीसा के अफसरों की संख्या मोदी जी की टीम में काफ़ी ज़्यादा है। इवन कि RBI के गवर्नर जो पिछले 4 साल से बने हुए हैं, शक्तिकांत दास, वो भी उड़ीसा से हैं। तो उड़ीसा NDRF के जो हेड है वो भी उड़ीसा के ही हैं, संप्रधान हैं। तो इस हिसाब से उड़ीसा के लोग काफ़ी प्रतिभाशाली लोग होते हैं, और जो भी काम किया उनको दिया जाता है उसे ईमानदारी से करते हैं। और प्लस उड़ीसा के जो पेरेंट्स होते हैं, चूँकि मैं उड़ीसा में रहता हूं तो मैं देखता हूं उड़ीसा के जो पेरेंट्स होते हैं, जैसे बिहार के पेरेंट्स होते हैं कि एजुकेशन पे काफ़ी बच्चों के एजुकेशन के लिए अपना ज़मीन उमीन बेच देते हैं, उसी हिसाब से उड़ीसा के भी पेरेंट्स हैं, वो बच्चों की पढ़ाई के लिए काफ़ी त्याग करते हैं।
बच्चों के पढ़ाई के लिए वो काफ़ी त्याग करते हैं, उड़ीसा के जो पेरेंट्स होते हैं। वैसे तो पूरे हिंदुस्तान के पेरेंट्स लोग काफ़ी त्याग करते हैं बच्चों को पढ़ाई के लिए, लेकिन उड़ीसा का कुछ खास महत्व है और काफ़ी धर्मभीरू लोग होते हैं, दूसरे का हानि नहीं चाहते हैं और धर्म के प्रति उनका काफ़ी आदर रहता है। इसी कारण उड़ीसा में मंदिरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। उड़ीसा में आप देखोगे किसी और प्रदेश के बनिस्पत उड़ीसा में मंदिरों की संख्या, गली गली में आपको मंदिर मिलेगा। आपको पुरी, भुवनेश्वर या जो तटीय क्षेत्र है उड़ीसा के, वहाँ पे हर गांव में मंदिर वगैरह मिल जाएगा आपको। और मंदिर एक समाज को जोड़ने का वहाँ पे एक जरिया भी है। अगर कुछ होता है तो मंदिर में सभा बुलाई जाती है, मंदिर में लोग बैठते हैं और कुछ गांव के विषय में कुछ निर्णय लेना है तो उसी मंदिर पे ही किया जाता है। पंचायत का अगर बैठक होती है तो पंचायत, अभी तो पंचायत ऑफिस बनने लगा, लेकिन उसके पहले वो सारी बैठकें मंदिर के प्रांगण में ही होती थी। तो मंदिरों का उड़ीसा में काफ़ी महत्व है और चूँकि यहाँ के लोग काफ़ी धर्मभीरू होते हैं, अधर्म से डरने वाले लोग होते हैं, पाप नहीं करना चाहते हैं। और चूँकि अब वही शिक्षा बच्चों को मिलती है तो बच्चे आगे बढ़ते हैं और उसी गुण को लेकर आगे बढ़ते हैं। और आज उड़ीसा की प्रतिभा का डंका पूरे वर्ल्ड में बज रहा है। आप अमेरिका में भी देखेंगे, आईटी में उड़ीसा के बच्चे काफ़ी अच्छे कर रहे हैं। और आईटी हो या किसी भी और भी क्षेत्र में हो, उड़ीसा के लोग काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इवन कि बॉलीवुड में भी उड़ीसा से काफ़ी लोग अभी कार्यरत हैं और इनके काम की सराहना भी होती है क्योंकि काम इनका काफ़ी अच्छा होता है। तो खैर, मोदी जी का ये इंटरव्यू, लोगों से जुड़ने का जो इंटरव्यू था, इसमें ख़ास बात ये थी कि उन्होंने आशा प्रकट किया कि उड़ीसा में उनकी सरकार बन रही है। तो मुझे तो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन देखना है क्या होता है, क्योंकि बीजेडी ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है और यहाँ का उड़ीसा में लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी सुदृढ़ है। ये नहीं कि कोई क्राइम करके बच जाएगा, और माफिया जैसी चीज़ है लेकिन काफ़ी कम है। बिहार और बंगाल और यूपी में तो माफियागिरी अब खैर कभी ख़त्म होने पे है। तो बिहार बंगाल में जिस हिसाब से माफियागिरी या दबंगई लोगों का चलता है, वैसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। यहाँ अगर कोई क्राइम करता है तो उसका बचना मुश्किल होता है। तो लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से भी उड़ीसा काफ़ी अच्छा प्रदेश है। तो खैर, एंटी इनकम्बेंसी जो है नवीन पटनायक के प्रति लोगों की नहीं है। लोगों को थोड़ा सा गुस्सा इसलिए है, उड़िया अस्मिता पे लोगों को गुस्सा इसलिए है कि वो जो अपने ऑफिसर थे, जो चीफ सेक्रेटरी कभी रहे थे, पांडियन, जो कि तमिलनाडु से आते हैं, उनको उड़ीसा का नवीन पटनायक ने उनको सर्वा बना दिया है। आज उनकी ही चलती है। तो लोगों को लगता है कि क्या उड़ीसा में एक भी ऐसा नेता नहीं है, उड़िया ऐसा एक भी नेता नहीं है जिस पे नवीन पटनायक भरोसा कर सके। वो तमिलनाडु के एक ऑफिसर पे भरोसा ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसके कारण लोगों के मन में नवीन पटनायक के प्रति थोड़ा गुस्सा है, लेकिन ये गुस्सा ऐसा नहीं है कि वो चाहते हैं कि नवीन पटनायक गद्दी में नहीं बैठे। ये गुस्सा इतना नहीं है। खैर, मोदी जी अपना आकलन करने के लिए फ्री हैं, मैं भी अपना आकलन करने के लिए फ्री हूँ। तो मोदी जी का ये आकलन कि 10 जून को बीजेपी सरकार बन रही है, मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी सरकार यहाँ बन पाएगी। यहाँ बीजेडी की ही सरकार रहेगी। हाँ, लोकसभा में बीजेपी नंबर 1 पार्टी उड़ीसा में ज़रूर रहेगी। तो ये मेरा आकलन है और देखते हैं 4 जून को क्या खबर आता है। ये देखने का विषय रहेगा उड़ीसा के लिए खासकर, क्योंकि उड़ीसा में सत्ता परिवर्तन की आहट बीजेपी वालों को सुनाई दे रही है और देखना है क्या होता है। और फिलहाल दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ और मोदी जी का ये इंटरव्यू पे जो अपना एनालिसिस है और उड़ीसा के प्रति उनके जो विचार हैं, इस पे हमारी एनालिसिस आपको पसंद आएगी और आशा करता हूँ आप इसे और अपने साथियों में शेयर करें और इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम।